हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वेज कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है। कंस्ट्रेंड मोशन ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव करते हैं, चिपक के चलते हैं, तो जैसे आपको यहां दिख रहा है कि ये एक वेज रखा हुआ है स्मूथ सरफेस के ऊपर और ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे खिसकेगा तो ये इसको ऐसे धक्का मारेगा तो ये इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि हमको समझ में आ रहा है कि जब ये ब्लॉक नीचे फिसलेगा और ये ऐसे जाएगा तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हटने वाला नहीं है, ये इससे चिपका हुआ रहेगा। तो ये हमेशा इसके साथ चलेगा, इस स्लोप को नहीं छोड़ेगा। ये कंस्ट्रेंट है और इसको हम मैकेनिक्स में कैसे यूज करते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं मेरे पास, तो उनका जो कांटेक्ट सरफेस है उधर हम कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये उनका कांटेक्ट सरफेस है दोनों का, इनकी कॉमन नॉर्मल ऐसे आ जाएगी। इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सीलरेशन वेज का और ब्लॉक का सेम रहना चाहिए। ये है कंस्ट्रेंड मोशन। तो यहां पे कंस्ट्रेंट ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट साथ में चिपक के चलते हैं तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसके अलोंग इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहना चाहिए। इस तरफ ये एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट और इसके नेट एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इस तरफ वो सेम रहना चाहिए। ये बात हो रही है। ऐसी चीज को हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो हमें बता रखा है कि ये एक वेज है, स्मूथ सरफेस पर रखा है, ये ब्लॉक है, ये सरफेस स्मूथ है। तो कह रहे हैं कि ये वेज एक्सीलरेशन ए से लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन जैसे फिसल रहा है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू हमको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड दिस एंगल थीटा। ये वेज एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इन तीन के टर्म्स में हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको इसमें दो मेथड सिखाऊंगा। फिर जो आपको, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं इस सम को करने के, मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, फिर आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब हम इसको ग्राउंड से देख रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ब्लॉक ऐसे फिसल के जा रहा है। तो ये जो एक्सीलरेशन है वेज का वो मुझे दिखाई देगा फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है ना, मुझे ग्राउंड से दिखाई देगा कि ये वेज इस तरफ फिसल के जा रहा है, ग्राउंड के पैरेलल ऐसे फिसल के जा रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉक है फ्रॉम ग्राउंड, मुझे उसका एक्सीलरेशन ये केवल नहीं दिखाई पड़ेगा, मुझे दिखाई देगा कि ये ऐसे फिसल रहा है और वेज के साथ ये पीछे भी जा रहा है। तो मुझे ग्राउंड से जब मैं देखूंगा तो केवल एक्सीलरेशन ये नहीं दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। और जैसे वेज पीछे जाएगा तो ये ब्लॉक को अपने साथ लेके जाएगा, बिकॉज कंस्ट्रेंट मोशन है। तो मुझे ग्राउंड से इस ब्लॉक के दो एक्सीलरेशन दिखाई देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये वाला एक्सीलरेशन अगर सिर्फ उसके पास होता, ब्लॉक के पास, तो वो तब होता जब मैं इसको वेज के अंदर से देखता। अगर हमने इस वेज को चिपका रखा होता नीचे ग्राउंड से तो फिर वेज मूव नहीं करता, फिर खाली ये नीचे फिसलता। ये बात को आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये वेज चिपका होता ग्राउंड से, फिक्स्ड होता ग्राउंड पे, और इस ब्लॉक को हम छोड़ देते स्लोप पर से, तो फिर हमको सिर्फ ये ऐसे मूव करते हुए दिखाई देता, ये ऐसे नहीं जाता। इसका मतलब ये जो एक्सीलरेशन है, मुझे ये एक्सीलरेशन यानी केवल ये एक्सीलरेशन, मतलब इस ब्लॉक का ये मूवमेंट मुझे नहीं दिखना चाहिए। मुझे ये ब्लॉक का सिर्फ ये मूवमेंट दिखाई देता अगर मैं वेज में से इसको देख रहा होता, क्योंकि मैं वेज को क्या करता, स्टेशनरी कर देता। अगर मैं वेज के अंदर चला जाऊंगा तो वेज रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा, वेज का मोशन रुक जाएगा, यानी ये एक्सीलरेशन गायब हो जाएगा। तो आप समझिए इस बात को कि इस वेज का ये एक्सीलरेशन मुझे दिख रहा है ग्राउंड से, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ग्राउंड से ही मैं इस ब्लॉक को भी देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये एक्सीलरेशन नहीं लेकिन ये भी दिखाई देगा। अगर मुझे सिर्फ इस एक्सीलरेशन को देखना है तो मुझे इसको गायब करना पड़ेगा। इसको गायब करने का तरीका है कि मैं वेज को अपना रेफरेंस फ्रेम बना लूं। तो बिकॉज मुझे ये और ये निकालना है, ये मुझे दिखाई देगा ग्राउंड से
और सिर्फ ये एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का मुझे तब दिखाई देगा जब मैं वेज के अंदर खड़ा हूं। इसलिए एक बार मैं ग्राउंड से खड़ा होके इस वेज को देखूंगा और इस वेज में खड़ा होके मैं इसको देखूंगा। ये बात हो रही है। तो आप पहले सोचिए कि इस सम को करने का तरीका क्या है। आपको ये एक्सीलरेशन कब दिखाई देगा? जब आप ग्राउंड पे खड़े हैं। सिर्फ ये एक्सीलरेशन कब दिखाई देगा? जब आप वेज के अंदर हैं। तो जब आपको इसको एनालाइज करना है आप वेज के अंदर आ जाइए, और जब आपको इसको एनालाइज करना है ये वाला एक्सीलरेशन को, तो आप ग्राउंड से देखिए। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या बताया। ये वाला एक्सीलरेशन ग्राउंड से दिख रहा है और सिर्फ ये वाला एक्सीलरेशन चाहिए मुझे अगर, तो मुझे वेज के अंदर जाना पड़ेगा, इसको रुकाना पड़ेगा। इसको एनालाइज करते समय ये बात हो रही है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं क्या करके। देखिए बच्चों, पहले मैं वेज की बात कर लेता हूं। मेरे पास ये वेज है इस तरह से, ये एंगल थीटा है मेरे पास, इसके पास एक्सीलरेशन ए इस तरह से है। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से आएंगे वो हम देख लें। क्योंकि इस वेज को मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो वेज के ऊपर खाली जो रियल फोर्सेस हैं उनको मैं अकाउंट में लूंगा, तो ये ग्राउंड है मेरे पास। यहां पर ये mg आ जाएगा, इसका वेट, ग्राउंड से रिएक्शन आएगा n डैश, और बिकॉज ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है ऊपर तो ब्लॉक इसको ऐसे दबाएगा, तो ये ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन n देगा, तो ब्लॉक भी इसको नॉर्मल रिएक्शन n ऐसे देगा। ये बात हो रही है। तो इस वेज के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं? mg है, n डैश है और n है। इतने फोर्सेस हैं मेरे पास। तो इस वेज को अगर मैं देखने जाऊं तो ये मेरे पास n है वेज के ऊपर, एक्सीलरेशन a है उसके पास नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एंगल थीटा है मेरे पास। अब मुझे इसकी एक्सिस चूज करनी पड़ेगी बिकॉज ये ऐसे मूव कर रहा है, तो मैं x और y एक्सिस ऐसे ले लेता हूं, ये x हो गया, ये y हो गया। तो मुझे इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे बिकॉज x और y ऐसे है, तो ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, ये थीटा होने से ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा n साइन थीटा और ये हो जाएगा n कॉस थीटा। फिर mg है और n डैश है। इतने फोर्सेस हुए इस ब्लॉक के ऊपर। अब मुझे मालूम है कि ये ब्लॉक वर्टिकली तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो वर्टिकल फोर्सेस को हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स को काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली ये वाला फोर्स है n sin थीटा, जिसकी वजह से वेज के पास ये एक्सीलरेशन है। दैट मींस दिस फोर्स इज कॉजिंग दिस एक्सीलरेशन, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स कैन नॉट कॉज दिस एक्सीलरेशन। तो n sin थीटा कितना हो जाएगा? ma। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो यहां पे लिखता हूं मैं मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1, n sin थीटा इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, n sin थीटा इज ma। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई। थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, n sin थीटा दिस इज ma। ये ब्लॉक नंबर 1 की बात हो गई, सॉरी वेज की बात हो गई। ये वेज के मैकेनिक्स हो गए। अब हम ब्लॉक पे जाते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखिए अब मैं ब्लॉक की बात आपको समझाता हूं। देखिए मेरे पास जो ब्लॉक है वो इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके पास इस तरफ एक्सीलरेशन a ऐसे है, ये नेट एक्सीलरेशन है, ये नेट एक्सीलरेशन है। तो इसको मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको पता चले। तो ये मेरा नेट एक्सीलरेशन है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये a हो गया मेरे पास, ये नेट एक्सीलरेशन। बिकॉज ऐसे मूव कर रहा है तो मैं अपनी एक्सिस ऐसे ले लेता हूं, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में ले लेता हूं। ये मेरी y एक्सिस हो गई और ये मेरी x एक्सिस हो गई, ऐसे मैंने सोच लिया। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। देखिए एक तो n फोर्स है, वो जो वेज से आया, इसने इसको धक्का मारा तो वेज ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया। इसका वेट है mg, वो आएगा। और बिकॉज मैं इस ब्लॉक को वेज में से देख रहा हूं और वेज एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है, बिकॉज वेज पीछे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो मुझे इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ma। तो इसको मैंने एक्सेलरेशन a प्रोवाइड कर दिया और फोर्स लग गया ma, ये सूडो फोर्स हो गया। तो रिमेंबर इसके ऊपर अब 3 फोर्स लग रहे हैं, ma, n और mg।
ये 3 फोर्स हैं इसके ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन तो रियल फोर्स है, इसके वेट का जो रियल फोर्स है, और ये सूडो फोर्स हमने क्यों लगाया? बिकॉज मैंने आपको बताया कि मुझे अगर सिर्फ ये एक्सीलरेशन देखना है तो मुझे वेज के अंदर जाना पड़ेगा। वेज मेरा रेफरेंस फ्रेम है, वेज एक्सीलरेशन ए से पीछे जा रहा है, तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर उल्टे डायरेक्शन में, वो मैंने लगा दिया एम। वेज पे मैंने सूडो फोर्स क्यों नहीं लगाया? बिकॉज मैं ग्राउंड से दिख रहा था। जब हम ग्राउंड से चीज को देखते हैं तो हम सिर्फ रियल फोर्सेस काउंट में लेते हैं, ऐसा आपको समझना है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मेरी एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ली हुई है मैंने, बिकॉज इसका एक्सीलरेशन ऐसे है, तो जो फोर्सेस एम ए और एम जी एक्स और वाई के डायरेक्शन में नहीं है, हमें उनके कंपोनेंट्स लेने होंगे। एन ऑलरेडी वाई के डायरेक्शन में है, तो जो वेक्टर्स ऑलरेडी चोजन एक्सिस के डायरेक्शन में है उनके कंपोनेंट्स नहीं लेते हैं। जो वेक्टर्स हमारी चोजन एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है उनके हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। तो एम ए और एम जी एक्स और वाई के डायरेक्शन में नहीं है, जो डायरेक्शन मैंने चूज की है, तो उनके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये ड्रॉ करूं, देखो ये एंगल थीटा था मेरे पास, तो ये अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा बनेगा, ये 90 है ये वाला एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा। तो एम ए के पास ये कंपोनेंट आ जाएगा एम ए साइन थीटा, है ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एम ए साइन थीटा और ये एम ए कॉस थीटा। इस तरह से मुझे एम ए के कंपोनेंट्स मिल गए। एम जी के कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो ये भी देखना चाहिए, थीटा है मेरे पास, तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, बाय ज्योमेट्री आई कैन मेक आउट कि ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और फिर ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इस तरह से एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम ए कॉस थीटा, ये मुझे मिल गया। अब देखो बच्चों, मेरे पास ये एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो इस एक्सीलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से फोर्स इस डायरेक्शन में, उसको देखिए हम। ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। नॉर्मल तो ऐसे उसके पास इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो दिस प्लस दिस, these two forces will cause this much acceleration। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ma cos थीटा, ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा, mg sin थीटा, that will cause ma, point number 2। तो ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू ma, और वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे पता है ब्लॉक ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, तो ऑल अपवर्ड फोर्सेस शुड बैलेंस डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्स इज n प्लस ma sin थीटा, डाउनवर्ड फोर्स mg cos थीटा, तो मैं लिखूंगा n प्लस ma sin थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या किया बच्चों, अभी तक हमने क्या किया है, हमने वेज को ग्राउंड से देखा है, बिकॉज उसका कैपिटल एक्सीलरेशन मुझे ग्राउंड से दिख रहा था, और इस ब्लॉक का सिर्फ ये वाला एक्सीलरेशन मुझे दिख रहा था जब वेज स्टेशनरी हो तब, इसलिए मैं वेज के अंदर चला गया, वेज को रेफरेंस फ्रेम बना लिया और इस ब्लॉक को देखा, तो मुझे दिखा दिया ये ए एक्सीलरेशन से नीचे फिसल रहा है। इसको एनालाइज करने के लिए मैंने सोचा इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स हैं, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स आया, ये सूडो फोर्स आया, और ये एमजी फोर्स आ गया। बिकॉज ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है तो मैंने एक्सिस ऐसे चूज कर ली। अब मैंने देखा कि मेरा एमए फोर्स और एमजी फोर्स ये वाला ये एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, तो मैंने इनके कंपोनेंट्स ले लिए। एमए का कंपोनेंट ये और ये वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एमजी का कंपोनेंट ये और ये एक्स और वाई डायरेक्शन में मैंने ले लिया। बाय सीइंग एंगल थीटा कौन सा है, 90 माइनस थीटा कौन सा, उसके अकॉर्डिंग कॉस एंड कंपोनेंट ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिए। फिर हमने देखा कि ये दोनों फोर्सेस ये एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो एमए कॉस थीटा प्लस एमजी साइन थीटा एमए हो जाएगा। और ये ब्लॉक ऐसे नहीं मूव कर रहा है अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये वर्टिकली तो नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ नीचे फिसल के आ रहा है। दैट मींस ऑल अपवर्ड फोर्सेस शुड बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्सेस, तो दीस टू बैलेंसिंग दिस, ऐसे मैंने इक्वेशन लिख लिया। इतनी सिंपल सी बात है। अब हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए निकालना है। ऐसा करिए, यहां से
एन की वैल्यू पुटअप करिए फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, यहां पे लिख देता हूं एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए है फर्स्ट इक्वेशन। एन के लिए यहां पुटअप कर लीजिए, यहां से एन कितना आएगा, एम ए अपॉन साइन थीटा, तो यहां पे डाल दीजिए एम ए अपॉन साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये बात होगी। तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास आ गई एन प्लस एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, एन की वैल्यू पुटअप कर दी एम ए अपॉन साइन थीटा। ये बात होगी। तो अगर मैं एम ए कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और फिर मैं इनको भी कैंसिल कर देता हूं। तो ए मेरे पास हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। लेट मी चेक इफ आई हैव नॉट मेड मिस्टेक। ओ यहाँ कैपिटल एम आएगा बच्चों, सॉरी आई एम सॉरी, वहां कैपिटल एम आएगा, तो इसलिए एन की जगह मैं लिखूंगा, और यहां पे मैंने लिखा है एन प्लस एम ए साइन थीटा, एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये भी राइट। तो एन की वैल्यू आप पुटअप कर लें, एम ए अपॉन साइन थीटा, एम ए अपॉन साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो मैं ए कॉमन ले लेता हूं यहां से, एम अपॉन साइन थीटा प्लस एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब यहां साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम सॉरी, तो एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मेरे पास हो गया एम जी कॉस थीटा। तो ए मेरे पास आ जाएगा एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास ए का इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास ए का इक्वेशन आ गया। तो ए का इक्वेशन आप लिख देता हूं मैं, ए मेरे पास आ गया एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास कैपिटल आ चुका है, स्मॉल एम, कैपिटल एम और थीटा के टर्म्स में। तो ए आ गया एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। मुझे स्मॉल ए चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं कैपिटल रख दूं वहां से, तो मुझे स्मॉल ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो वो कैसे निकालेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में एक वैल्यू रख देता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा m cos थीटा इंटू ए कितना है मेरे पास, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया। अब सब में से मैं एक एक एम कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास बचेगा एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस साइन थीटा, एक एम कैंसिल हुआ, ये एम बचेगा मेरे पास, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए। इसको एलसीएम लिया जाए तो एम जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन क्यूब थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स इक्वल टू ए। अब देखो बच्चों, इधर से और इधर से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, अगर मैं एम जी साइन थीटा कॉमन ले लूं, एम जी साइन थीटा कॉमन ले लूं फर्स्ट और थर्ड टर्म से, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये जो सेकेंड टर्म थी ये वाली यहां लिखी, अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू ए। ये 1 हो गया। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस, तो स्मॉल ए मेरे पास आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा
अपॉन m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। तो a को मैं लिख सकता हूं g साइन थीटा दोनों में से कॉमन m प्लस एम अपॉन m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको सोच के काम करना है। तो क्या किया हमने, इक्वेशन बना ली पहले, हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए चाहिए था, उसमें से n हमको नहीं चाहिए, हमारी इक्वेशन में n एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी, n को हमने एलिमिनेट कर दिया और वहां से हमने कैपिटल ए और स्मॉल ए निकाल लिया। तो पहले इक्वेशन लिख लेनी है, हमें स्मॉल ए कैपिटल ए चाहिए था, यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म n आ गई थी, उसको हमें इरेडिकेट करना था। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से n निकाल करके थर्ड इक्वेशन रख दिया था, वहां से कैपिटल ए मिल गया। जैसे ही कैपिटल ए मिल गया उसको हमने यहां रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, स्मॉल ए मिल गया। तो इस तरह से यहां पर मैंने कोई कंस्ट्रेंट मोशन यूज नहीं किया, मैंने ये सोचा कि ग्राउंड से मुझे इसका एक्सेलरेशन ए दिख रहा है जो वेज था उसका, और जो ब्लॉक था उसको अगर मैं वेज में से देखूंगा तो उसका एक्सेलरेशन ए मुझे नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने वेज में आकर के इस ब्लॉक को स्टडी किया, इक्वेशन बना ली और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए निकाल लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कांस्टेंट मोशन में ये बात कैसे होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, होप आपने एनालिसिस समझा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।